Dear students, welcome again in the class of Law of Torts. Today we are going to discuss about a new unit, Justification in Tort, अर्थात अपकृत्य में औचित्य। इसको कई अन्य नाम भी दिए गए हैं या कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, सच एज जनरल एक्सेप्शन अर्थात सामान्य अपवाद या जनरल डिफेंसेज सामान्य बचाव या डिफेंस इन टॉर्ट अपकृत्य में बचाव या जनरल एक्सेप्शंस टू लाइबिलिटी इन टॉर्ट अपकृत्य दायित्व के सामान्य बचाव, इन नामों से भी यह जाना जाता है या इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार के टॉपिक अर्थात जनरल एक्सेप्शन को आपने आईपीसी के पेपर के अंतर्गत भी सेक्शन 76 to 106 यानी धारा 76 से 106 में पढ़ा होगा। उसी प्रकार से लॉ ऑफ टॉर्ट के पेपर में भी जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक है, सामान्य अपवाद का एक टॉपिक है। यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, सामान्य अपवाद क्या होता है। तो जनरली प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए लायबल होता है, किंतु इस रूल के जनरल एक्सेप्शंस हैं, सामान्य अपवाद भी हैं। इसके अंतर्गत डिफेंडेंट अपने द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए यानी दोषपूर्ण कार्य के लिए लायबल नहीं होता है। इन जनरल एक्सेप्शंस को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत लायबिलिटी की कार्रवाई से इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी उन्मुक्ति प्राप्त है, छूट प्राप्त है, या कह सकते हैं कि उन एक्ट्स को यानी उन कार्यों को उचित माना जाता है। टॉर्ट के किसी एक्शन में यह आवश्यक होता है कि डिफेंडेंट द्वारा किए गए टॉर्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स को यानी उसके आवश्यक तत्वों को प्लेंटिफ प्रूफ करे, उसको सिद्ध करे। परंतु यदि प्लेंटिफ डिफेंडेंट द्वारा किए गए टॉर्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स को यानी उसके आवश्यक तत्वों को प्रूफ भी कर दे, उसको साबित भी कर दे, तो भी डिफेंडेंट अपने लायबिलिटी से बच सकता है। कैसे? यदि वह प्रूफ कर दे, वह साबित कर दे कि उसका एक्ट किसी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। वे ऐसे रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें लॉ ऑफ टॉर्ट की एरिया से बाहर माना जाता है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनके उपस्थित रहने पर वे रॉन्गफुल एक्ट नहीं माने जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वे रॉन्गफुल एक्ट होते हैं। तो टॉर्ट में जनरल एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, अर्थात जो हमारे सिलेबस में दिया गया है केवल हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा है नेसेसिटी और प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, तीसरा है एक्ट ऑफ गॉड एंड फोर्थ इज प्राइवेट डिफेंस। तो पहला जनरल एक्सेप्शन जिसे आप नोट कर सकते हैं, मैगजीम है, सूत्र है एक, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया और कंसेंट यानी सम्मत या इसे प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंस अनुज्ञप्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी मीनिंग है कंसेंट डज नॉट कॉज डैमेज, अर्थात सम्मति कार्य से क्षति नहीं होती। कंसेंट डज नॉट कॉज डैमेज अर्थात सम्मति कार्य से क्षति नहीं होती। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, नो इंजरी इज डन टू वन हु कंसेंट्स
जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती। या इसको अन्य तरीके से भी कह सकते हैं कि हार्म सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट एक्शनेबल। हार्म सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट एक्शनेबल, अर्थात स्वेच्छया उठाई गई क्षति वाद योग्य नहीं होती है, या जानबूझकर जोखिम लेने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो उसे अपनी बातों को प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। उसी प्रकार डिफेंडेंट के पास भी यह राइट होता है कि वह अपने फेवर में अपने डिफेंस को प्रोड्यूस करे या अपने बचाव को प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ कंसेंट का जो डिफेंस है वह डिफेंडेंट द्वारा लिया जाता है। One of the recognized general defenses to liability in tort is that the plaintiff consented or assented to the doing of an act which caused harm to him. The defendant would not be liable. This is known as voluntary non-fit injury. अर्थात हिंदी में देख सकते हैं इसको कि अपकृत दायित्व का एक सामान्य बचाव या अपवाद यह है कि जब वादी उस कृत्य के प्रति जिससे उसे क्षति पहुंचती है सम्मति दे देता है तो प्रतिवादी उसके प्रति दायी या जिम्मेदार नहीं होता। इसे ही वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहते हैं। यहां कंसेंट के डिफेंस की मीनिंग क्या है, सम्मत का जो बचाव है उसका अर्थ क्या है? तो कंसेंट के डिफेंस की मीनिंग यह है कि प्लेंटिफ ने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी वादी ने उस जोखिम को स्वीकार कर लिया था, उसको अंगीकार कर लिया था। अर्थात प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, अभिव्यक्ति रूप से या विवक्षित रूप से यह एक्सेप्ट कर लिया था कि डिफेंडेंट के कार्य से जो रिस्क एराइज होगा उसके लिए प्लेंटिफ डैमेजेज प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्लेंटिफ के बिहेवियर से यह क्लियर हो गया था या यह कंक्लूजन निकाला जा सकता था, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि उसने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया था। इस मैगजीम को इन्फोर्स करने का क्वेश्चन तभी एराइज होता है जब यह प्रूफ कर दिया जाए, यह सिद्ध कर दिया जाए कि डिफेंडेंट ने टॉर्ट किया है। द डिफेंडेंट कैन अवॉइड हिज लाइबिलिटी इफ ही प्रूव्स दैट द प्लेंटिफ कंसेंटेड नॉट ओनली टू द फिजिकल रिस्क और एक्चुअल डैमेज बट आल्सो टू द लीगल रिस्क। अर्थात हिंदी में देख सकते हैं इसको कि प्रतिवादी अपने दायित्व से यह सिद्ध करके बच सकता है कि वादी ने न केवल भौतिक जोखिम बल्कि विधिक जोखिम के प्रति अपनी सम्मति दे दी थी। यह क्वेश्चन एराइज होता है कि लीगल रिस्क क्या है, यानी विधिक जोखिम या विधिक खतरा क्या है। तो यहां लीगल रिस्क के प्रति कंसेंट से तात्पर्य ऐसे कंसेंट से है जिसमें प्लेंटिफ एक्चुअल डैमेज यानी वास्तविक क्षति का लीगल रिड्रेस यानी कानूनी निवारण न प्राप्त करने की कंसेंट देता है। ऐसे कंसेंट वहां प्रूफ करना बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है, जहां प्लेंटिफ रिस्क स्वयं बियर करने के लिए बाई कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा द्वारा एक्सेप्ट करता है। परंतु कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में ऐसे कंसेंट का कंक्लूजन केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से निकाला जा सकता है।
जो मामले होते हैं उसके तथ्य एवं परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। इंटेंशनल टॉर्ट यानी आशय युक्त अपकृत्यों, अर्थात जिन टॉर्ट्स में इंटेंशन होता है, आशय होता है, उसकी बात यहां की जा रही है कि इंटेंशनल टॉर्ट्स पर बेस्ड किए गए एक्ट्स में प्लेंटिफ की कंसेंट का कंक्लूजन निकालना आसान है। यानी आशय युक्त जो अपकृत्य होते हैं उस पर आधारित जो कार्य हैं, उस पर जो प्लेंटिफ है, वादी है, उसके कंसेंट का, उसके सम्मति का निष्कर्ष निकालना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि सर्जिकल डॉक्टर यानी जो शल्य चिकित्सक का केस है, या बॉक्सिंग मैच होता है, उदाहरण के रूप में आप यहां देख सकते हैं उसको। यहां बॉक्सिंग मैच का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर competitors in a boxing match, it is implied that they have consented to bear the risk usually involved. But if one of the competitors acts against the rule of the game or uses violence beyond what is necessarily required, the maxim of voluntary non-fit injury will not apply. अर्थात यदि ए तथा बी किसी मुक्केबाजी के मैच में प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के, तो यह विवक्षित किया जा सकता है कि आनुषंगिक जोखिम यानी उससे होने वाले जोखिम के लिए अपने कंसेंट यानी सम्मत दे दी है। परंतु यदि उनमें से एक प्रतिद्वंदी खेल के नियमों के विरुद्ध कृत्य करता है, कार्य करता है, या आवश्यकता से अधिक हिंसा का प्रयोग करता है, तो वायलेंट नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहां कुछ केस ला को अब देखेंगे। पहला केस नोट कर सकते हैं, हॉल वर्सेज ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। यह 1932 का केस है, किंग्स बेंच का। इस केस में फैक्ट यह था कि प्लेंटिफ कार रेस का एक स्पेक्टेटर था, एक कार रेस का दर्शक था, देखने गया था कार रेस को, और डिफेंडेंट ट्रैक का ओनर था। जो प्रतिवादी था वह उस लीग यानी ट्रैक का मालिक था। ड्यूरिंग द रेस यानी कार रेस के दौरान देयर वाज ए कोलिशन बिटवीन टू कार्स, दो कारें आपस में टकरा गई, and one of which was thrown among the spectators, thereby injuring the plaintiff. अर्थात उनमें से एक कार दर्शकों के बीच में गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को चोट कारित हुई। It was held that the plaintiff impliedly took the risk of such injury, the danger being inherent in the sport which any spectator could foresee the defendant was not liable. अर्थात न्यायालय ने यह धारित किया कि वादी ने विवक्षित रूप से खतरा मोल लिया था। न्यायालय ने कहा कि खेल कूद में खतरा होना स्वाभाविक है, जिसे कोई भी दर्शक पहले से समझ सकता है, इसलिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। यानी कोई सी प्रकार का अगर मैच होता है तो आप देखने जाते हैं तो आप यह मान लिया जाएगा, इम्प्लाइडली मान लिया जाएगा कि आपने उससे होने वाले खतरे का कंसेंट दिया है, सम्मति दिया है। अब अगला केस नोट कर सकते हैं, पद्मावती वर्सेज दुग्गा नायका। यह 1975 का केस है। इस केस में फैक्ट यह था कि दो अनजान व्यक्तियों ने यानी स्ट्रेंजर्स ने एक जीप में एक ड्राइवर से लिफ्ट लिया ताकि वे उन्हें एक पेट्रोल पंप पर छोड़ दें। रास्ते में जीप के एक्सल का बोल्ट निकल गया, जिससे जीप लड़खड़ाकर गिर गई तथा इससे दोनों स्ट्रेंजर्स
यानी जो दोनों अनजान व्यक्ति थे को चोट पहुंची, यानी इंजरीज उन्हें पहुंची। इन दोनों स्ट्रेंजर्स में से एक को गंभीर चोट कारित हुई और उसकी बाद में डेथ हो गई। इस केस में न्यायालय ने कहा कि नाइदर द ड्राइवर नॉर हिज मास्टर कुड बी मेड लाइबल, अर्थात न तो ड्राइवर और न ही गाड़ी का मालिक उत्तरदायी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह केस शेयर एक्सीडेंट यानी विशुद्ध दुर्घटना का है तथा दोनों स्ट्रेंजर यानी दोनों अनजान व्यक्ति वॉलंटरली अर्थात जिन पर कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से उस गाड़ी पर बैठे थे। न्यायालय ने कहा कि दोनों स्ट्रेंजर वॉलंटरली गाड़ी पर सवार हुए थे। इस प्रकार इस केस में कोर्ट ने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल को लागू किया। कंसेंट के डिफेंस के संबंध में कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम जो डिसीजन दिए हैं उनसे कुछ रूल क्रिएट हुए हैं जो इस मैगजीम पर एक्सेप्शन या लिमिटेशन इंपोज करते हैं, यानी कुछ नियम सृजित हुए हैं न्यायालयों के निर्णय से जो सूत्र है मैगजीम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इस पर कुछ अपवाद या परिसीमाएं अधिरोपित करती हैं। तो यहां आप हेडिंग बना सकते हैं एक्सेप्शन और लिमिटेशंस ऑफ द मैगजीम, सूत्र के अपवाद या परिसीमाएं। तो पहला नोट कर सकते हैं परिसीमाएं या अपवाद। नॉलेज ऑफ रिस्क, जोखिम का ज्ञान या खतरे का ज्ञान, या दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि नॉलेज डज नॉट नेसेसरली इंप्लॉय एसेंट और कंसेंट, अर्थात केवल ज्ञान का तात्पर्य सम्मति नहीं है। कंसेंट यानी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल के इन्फोर्समेंट के लिए दो बातों का प्रूफ किया जाना, साबित किया जाना आवश्यक है। पहला है प्लेंटिफ को नॉलेज थी कि डेंजर या रिस्क है, खतरा या जोखिम है, और दूसरा डेंजर या रिस्क का नॉलेज होते हुए भी वह इंजरी को सहन करने के लिए, उस हानि को, उस क्षति को सहन करने के लिए सहमत हो गया। इन दोनों बातों में से यदि पहली बात प्रूफ हो जाती है, साबित हो जाती है कि प्लेंटिफ को केवल डेंजर का नॉलेज था, खतरे का ज्ञान था, तो इसे डिफेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैगजीम यह है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अर्थात नो इंजरी इज डन टू वन हु कंसेंट, अर्थात जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होता है। यह मैगजीम है, यह नहीं कि जो जानता है उसे क्षति नहीं होती, अर्थात साइलेंटली नॉन फिट इंजूरिया यह नहीं है। मात्र प्लेंटिफ को इंजरी का नॉलेज था, यह इंडिकेट नहीं करता कि उसने उसे सहन करने की भी कंसेंट दे दी थी। यानी केवल नॉलेज होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने कंसेंट दे दिया था। इस प्रकार प्लेंटिफ को न केवल डेंजर का नॉलेज हो बल्कि नॉलेज के साथ साथ रिस्क उठाने की कंसेंट भी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ केसेज आप यहां नोट कर सकते हैं। पहला है स्मिथ वर्सेस बेकर, 1891 का केस है, अपील केस है। इस केस में फैक्ट यह था कि अपीलांट स्मिथ बेकर के यहां इंप्लॉय था। जो अपीलकर्ता स्मिथ है वह बेकर के यहां नौकरी करता था तथा एक रॉक की कटिंग का काम करता था, यानी चट्टान की कटाई का काम करता था। जहां पर स्मिथ काम करता था
उसके ऊपर क्रेन हैवी स्टोन लेकर गुजरती थी। जो क्रेन थी वह भारी पत्थर लेकर गुजरती थी। स्टोन के गिरने की पॉसिबिलिटी की रिस्क उसको, यानी जो एपिलांट है, स्मिथ है, उसको तथा उसके मास्टर यानी जो उसका मालिक था, दोनों को नॉलेज थी, दोनों को जानकारी थी। परंतु जब क्रेन उसके ऊपर से स्टोन लेकर गुजरती थी तो उसे कोई वार्निंग नहीं दी जाती थी, कोई चेतावनी नहीं दी जाती थी। एक बार क्रेन से स्टोन गिरने से जो अपीलांट था, जो अपील करता था, इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। उसने अपने इंप्लॉयर्स के अगेंस्ट डैमेजेज प्राप्त करने के लिए कोर्ट में कार्रवाई की। इस केस में लॉर्ड हर्शल ने अपना डिसीजन दिया कि इस केस में मैगजिम लागू नहीं होता। न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि प्लेंटिफ को रिस्क की नॉलेज थी, परंतु वह यह नहीं सोच सकता था कि इंजरी इनविटेबल थी, यानी जो क्षति थी वह अवश्यंभावित थी, यह नहीं सोच सकता था। इस प्रकार इस केस में कंसेंट के डिफेंस को लागू नहीं किया गया और डिफेंडेंट को लाइबल माना गया। अगला केस नोट कर सकते हैं, थॉमस वर्सेस क्वार्टरमैन। यह 1887 का क्वींस बेंच का डिसीजन है। इस केस में प्लेंटिफ ने जो डिफेंडेंट के ब्रोवरी में एक एम्प्लॉय था, यानी जो प्रतिवादी था, वह शराब के कारखाने में एक एम्प्लॉय था। एक बॉइलिंग वैट, एक खौलते हुए कुंड के लीड को हटाने का प्रयास किया, उसके ढक्कन को हटाने का प्रयास किया। वैट का लीड बीच में फंस गया और प्लेंटिफ द्वारा जोर से खींचे जाने के कारण वह अचानक बाहर निकल गया, जिससे प्लेंटिफ अपने पीछे के एक अन्य वैट में गिर गया। एक अन्य कुंड था, उसमें गिर गया, जिसमें उबलता हुआ लिक्विड भरा था। इसलिए प्लेंटिफ गंभीर रूप से इंजर्ड हो गया। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि मास्टर लाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह डेंजर विजुअल था, यह जो जोखिम था वह प्रकट था, दिखाई देता था, तथा प्लेंटिफ ने उसका सेल्फ वैल्यूएशन एंड वॉलंटरली उसका सामना किया। जो वादी था उसने स्वयं मूल्यांकन तथा स्वेच्छा उसका सामना किया। इस प्रकार इस केस में कंसेंट के डिफेंस को एक्सेप्ट किया गया, यानी कंसेंट के बचाव को स्वीकार किया गया। अगला केस नोट कर सकते हैं, डैन वर्सेज हैमिल्टन। यह 1939 का केस है, किंग्स बेंच का। इस केस में फैक्ट यह था कि एक लेडी यानी एक महिला, यह जानते हुए कि कार का ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है, शराब पिया हुआ है, उसकी कार में ट्रेवल करना पसंद किया। कार ड्राइवर द्वारा नेग्लिजेंटली कार ड्राइव करने के कारण जो कार का ड्राइवर था वह उपेक्षापूर्वक कार चला रहा था। तो उपेक्षापूर्ण कार ड्राइव करने के कारण एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, जिसमें कार ड्राइवर की डेथ हो गई और उस लेडी पैसेंजर को काफ़ी इंजरीज भी हुई। ऐसी इंजरीज के लिए कार ड्राइवर के रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट, यानी जो कार ड्राइवर था वो तो मर गया था, लेकिन उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध लेडी पैसेंजर द्वारा की गई कार्रवाई में कंसेंट का प्ली लिया गया, कंसेंट सम्मति का दलील ली गई या तर्क लिया गया, परंतु कोर्ट ने कंसेंट के प्ली को रिजेक्ट कर दिया और डिफेंडेंट को लाइबल माना।
यहां कोर्ट ने क्यों लायबल माना? क्योंकि प्लेंटिफ को केवल उस रिस्क की नॉलेज थी, प्लेंटिफ ने उस रिस्क के संबंध में अपना कंसेंट नहीं दिया था। द रीजन why the defense of consent was considered to be not applicable was that the degree of intoxication of the driver was not to such an extent that taking a lift could be deemed to be consenting to an obvious danger। अर्थात सम्मति का तर्क अस्वीकृत कर देने का कारण यह दिया गया कि कार चालक द्वारा की गई शराब की मात्रा इतनी नहीं थी, कार जो चालक था उसके द्वारा जो शराब पी गई थी, शराब की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि उसकी कार से यात्रा करना किसी प्रकट खतरे को सहन करने की सम्मत देना हो। इस डिसीजन को इस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है इस डिसीजन की, कि यदि डॉक्ट्रिन न भी अप्लाई होता, यह सूत्र न भी लागू किया गया होता, तो डिफेंडेंट कंट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस यानी योगदायी उपेक्षा के आधार पर अपनी लायबिलिटी से बच सकता था। परंतु इस डिफेंस को इस केस में नहीं लिया गया था। अब अगला केस नोट कर सकते हैं, नेटलशिप वर्सेस वेस्टन, 1971 का केस है, क्वींस बेंच का। इस केस में डैन वर्सेस हैमिल्टन का जो डिसीजन दिया गया था, उस डिसीजन को सही नहीं माना गया था। इस प्रकार यह क्लियर हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए, यह नॉलेज रखते हुए कि गाड़ी का ड्राइवर अत्यधिक ड्रिंक किए हुए है और उसकी गाड़ी में ट्रेवल करना स्वीकार करता है, तो मैगजिम लागू होगी। अब कंक्लूजन के रूप में यह कहा जा सकता है कि रिस्क ऑफ नॉलेज, जोखिम का ज्ञान, रिस्क ऑफ नॉलेज के साथ यह भी प्रूफ करना आवश्यक है कि प्लेंटिफ ने रिस्क स्वयं उठाने की भी कंसेंट दी थी। यह कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, यानी जो सम्मति है वह अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। यह पार्टीज के कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से इम्प्लाइड की जा सकती है, यह जो पक्षकार हैं उनके आचरण और परिस्थितियों से विवक्षित की जा सकती है। दूसरा एक्सेप्शन या लिमिटेशन है, कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरी एंड फ्री, सम्मति ऐच्छिक तथा स्वतंत्र होनी चाहिए। या दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि द कंसेंट मस्ट बी फ्री, सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में सेक्शन 13 एंड 14 में कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, सम्मति और स्वतंत्र सम्मति को पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से फ्री कंसेंट को आप यहां भी समझिएगा। प्लेंटिफ की कंसेंट फ्री होने का अर्थ यह है कि प्लेंटिफ को सभी सर्कमस्टांसेस की पूरी नॉलेज रही हो। जो वादी है, प्लेंटिफ है, उसको सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी रही हो और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न रहा हो। यदि कोई कंसेंट फ्रॉड, कोवर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन अर्थात कपट, उत्पीड़न, असम्यक असर या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में भी पढ़ा था। अब थर्ड एक्सेप्शन या लिमिटेशन है, कंसेंट मस्ट नॉट जनरली बी टू इलीगल एक्ट्स,
फिर से देख लीजिए, कंसेंट मस्ट नॉट जनरली बी टू इलीगल एक्ट्स, सम्मति अवैध कार्यों के प्रति नहीं होनी चाहिए। इलीगल एक्ट से राइट टू सूट यानी वाद का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी जो अवैध कार्य हैं उसे वाद का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों किसी क्रिमिनल एक्ट में ज्वाइंटली अटैच्ड थे, यानी जो वादी है और प्रतिवादी दोनों किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त रूप से जुड़े हुए थे, संलग्न थे, और उनमें से एक के एक्ट से दूसरे को इंजरी पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो यह कंसेंट के डिफेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगी और ऐसा इंजर्ड पर्सन, क्षतिग्रस्त व्यक्ति, टॉर्ट के सिविल क्लेम में डैमेजेज नहीं प्राप्त कर सकेगा। अगला लिमिटेशन या एक्सेप्शन है, द मैगजीम डज नॉट अप्लाई टू रेस्क्यू केसेज। सूत्र बचाव के मामलों में लागू नहीं होता। द मैगजीम डज नॉट अप्लाई टू रेस्क्यू केसेज, सूत्र बचाव के मामलों में लागू नहीं होता। रेस्क्यू केसेज वे होते हैं जिनमें प्लेंटिफ किसी व्यक्ति को आने वाले खतरों से बचाने का रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, जो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से जो रॉन्गफुल एक्ट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। यानी रेस्क्यू केसेज क्या होते हैं, बचाव के मामले क्या होते हैं? बचाव के मामले वे होते हैं जिसमें वादी किसी व्यक्ति को आने वाले खतरे से बचाने का जोखिम उठाता है, जो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। एक व्यक्ति के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उसने एक्चुअल कंसेंट दी है यदि वह एक लीगल और मोरल ड्यूटी की ऑब्लिगेशन के अंतर्गत कार्य करता है। दैट इज टू से इन रेस्क्यू केसेज, although the plaintiff voluntarily takes a risk to save somebody from the danger caused by the wrongful act of the defendant, yet the defendant will not succeed on the plea of voluntary non-fit injuria। अर्थात बचाव के मामलों में यद्यपि वादी स्वेच्छा से किसी को उस खतरे से बचाने का जोखिम लेता है जो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य द्वारा हुआ है, प्रतिवादी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के आधार पर सफल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने एक लड़के को नदी में धक्का दे दिया, जिसके कारण वह लड़का नदी में डूबने लगा। बी नाम के व्यक्ति ने देखा कि वह लड़का डूब रहा है, तो वह नदी में कूद गया और लड़के को बचा लाया, लेकिन ऐसा करते समय वह स्वयं इंजर्ड हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। मान लीजिए उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इंजर्ड वह व्यक्ति हो गया। अब यहां यदि बी ए के अगेंस्ट डैमेजेज के लिए सूट फाइल करता है, तो यहां ए डैमेजेज के लिए लाइबल होगा। यहां ए यह नहीं कह सकता है कि बी का कंसेंट था, यानी वह अपनी मर्जी से कूदा था, उसकी सहमत थी, ऐसा वह नहीं कह सकता। अर्थात यहां वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगी। यहां एक केस नोट कर सकते हैं, हेंस वर्सेज हारवुड, महत्वपूर्ण केस है, 1935 का है, किंग्स बेंच का। इस केस का फैक्ट यह था कि डिफेंडेंट ने ए 2 हॉर्स वैन, एक 2 घोड़ों की गाड़ी स्ट्रीट में निग्लिजेंटली छोड़ दिया था, एक गली में उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया था।
ए बॉय थ्रू ए स्टोन ऑन द हॉर्सेज, एक बालक ने घोड़ों पर पत्थर फेंक दिया, जिससे अचानक घोड़े दौड़ने लगे। प्लेंटिफ जो एक पुलिस कांस्टेबल था, उसने घोड़ों को दौड़ते हुए देखा तथा रोड पर अनेकों व्यक्ति आ जा रहे थे, महिलाएं थे, बच्चे थे। तो उनको इंजरी होने से बचाने के लिए उसने एक घोड़े को पकड़ लिया तथा खींचकर रोकने का उसने प्रयास किया। इस प्रयास करने में तो वह सफल हो गया, लेकिन उसे स्वयं सीरियस पर्सनल इंजरीज यानी गंभीर वैयक्तिक क्षति हो गई, अर्थात वह घायल हो गया। न्यायालय ने कहा कि यदि डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से लोगों के लिए कोई संकट या खतरा पैदा होता है और प्लेंटिफ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यानी बचाने के लिए अपने को रिस्क में डाल देता है, खतरे में डाल देता है और इंजर्ड हो जाता है, तब डैमेजेज के क्लेम में डिफेंडेंट यह डिफेंस लेकर सफल नहीं हो सकता कि प्लेंटिफ ने इंटेंशनली रिस्क को अडॉप्ट कर लिया था, यानी वादी ने जानबूझकर रिस्क को स्वीकार कर लिया था। यह तो ह्यूमन नेचर है, यह तो मानव का स्वभाव है, आपका है, हमारा, सबका यह मानव स्वभाव है कि कोई व्यक्ति खतरा उत्पन्न होने पर रेस्क्यू करने के लिए यानी बचाव के लिए आगे आ सकता है, क्योंकि डेंजर इनवाइट्स रेस्क्यू, खतरा बचाव को आमंत्रण देता है, यानी कोई खतरा होता है तो बचाने के लिए दो चार लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ऐसे केसेज में कंसेंट का डिफेंस सफल नहीं होगा, यानी रेस्क्यू केसेज में कंसेंट का डिफेंस सफल नहीं होगा। लास्ट हेडिंग नोट कर सकते हैं, यानी एक्सेप्शन या लिमिटेशन नोट कर सकते हैं। द मैक्सिम डज नॉट अप्लाई टू केसेज ऑफ नेग्लिजेंस, अर्थात उपेक्षा के मामले में सूत्र लागू नहीं होता है। कंसेंट देने के बावजूद यदि रिस्क डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के कारण एराइज हुआ है या नेग्लिजेंस के कारण बढ़ा है तो मैक्सिम लागू नहीं होगा। इस पर एक केस नोट कर सकते हैं, स्लेटर वर्सेज क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड। स्लेटर वर्सेज क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड 1956 का केस है, क्वींस बेंच का। इस केस में फैक्ट यह था कि प्लेंटिफ एक टनल से जा रही थी, एक महिला थी, जिस वादी थी वह महिला थी, वह एक सुरंग से जा रही थी, टनल से जा रही थी। टनल के मास्टर डिफेंडेंट थे, यानी जो सुरंग थी उसका मालिक या स्वामी प्रतिवादी थे। टनल में से एक ट्रेन निकली तथा ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण ट्रेन से प्लेंटिफ इंजर्ड हो गई, क्योंकि ड्राइवर ने विसिल नहीं बजाई थी, सीटी नहीं बजाई थी। यहां ड्राइवर की ड्यूटी थी कि वह जब उस सुरंग से निकले तो सीटी बजाते हुए निकले, तो ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई थी। In this case, the court held that the defendant were liable. इस केस में न्यायालय ने धारित किया कि प्रतिवादी दायी थे। कोर्ट ने कहा कि जब प्लेंटिफ लेडी टनल से जा रही थी तो यह कहा जा सकता है कि उसने वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से ट्रेन के गुजरने से होने वाले रिस्क के प्रति अपनी कंसेंट दी थी, यानी वह जब गुजर रही थी उस सुरंग से तो उसने अपना उससे होने वाले खतरे के प्रति अपना सम्मति दे दी थी, परंतु उसने ड्राइवर द्वारा की जाने वाले नेग्लिजेंस के प्रति अपनी कंसेंट नहीं दी थी, यानी ड्राइवर द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से
उसने अपना कंसेंट नहीं दिया था। इसी प्रकार जहां कोई पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है, कोई मरीज जो है डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है तथा इलाज के परिणाम स्वरूप उसे इंजरी पहुंचती है, इन डॉक्टर दवा करता है, कोई ट्रीटमेंट का करता है, इलाज करता है और उसे कोई इंजरी हो जाती है, क्षति पहुंचती है, तो यहाँ डॉक्टर लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह माना जाएगा कि पेशेंट ने रिस्क के प्रति अपनी कंसेंट दे दी थी। लेकिन दूसरी तरफ यदि डॉक्टर सावधानी बरतने में अपने ड्यूटी को ब्रीच करता है या नेग्लिजेंस करता है, उपेक्षा करता है, तो वह लायबल होगा, यानी वहां वह बचाव नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपने हाथ या पैर का ऑपरेशन कराने, और जिस हाथ या पैर का इलाज कराने आप जानते हैं या उसका ऑपरेशन कराने जाते हैं, उस हाथ या पैर को छोड़कर दूसरे हाथ या पैर का ऑपरेशन डॉक्टर कर देता है। या इसी प्रकार पेट का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं और पेट का ऑपरेशन तो करता है लेकिन उसी पेट में कुछ औजार उसी में छोड़ देता है। आपने तमाम सारे ऐसे मामले सुने भी होंगे। तो वहाँ यह अपने डॉक्टर जो है अपने ड्यूटी को ब्रीच करता है, भंग करता है, यानी नेग्लिजेंस करता है, और वहाँ वह लायबल होगा। वहाँ वह यह नहीं कह सकता कि मरीज ने अपनी कंसेंट दिया था। इसी प्रकार एडवोकेट एंड क्लाइंट के संबंध में भी कहा जा सकता है कि एडवोकेट क्लाइंट के प्रति नेग्लिजेंस करता है तो वह भी लायबल होगा। एडवोकेट यह नहीं कह सकता है कि क्लाइंट ने अपनी कंसेंट दी थी, क्लाइंट ने कंसेंट दी थी लेकिन नेग्लिजेंस करने की कंसेंट नहीं दी थी, यानी यहाँ भी एडवोकेट के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो एडवोकेट नेग्लिजेंस करता है। थैंक यू।